एक कहावत है कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि इंसान के अंदर से जब डर खत्म हो जाता है तो फिर वो किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है और आगे चल कर के कुछ ऐसा कर देता है जिसका शायद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर का एक इलाका पड़ता है अरमापुर, और इसी अरमापुर इलाके का रहने वाला संतोष निषाद। संतोष जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। संतोष की पत्नी का नाम है गुड़िया। गुड़िया जिसकी उम्र है 32 साल। संतोष के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां। संतोष जो ड्राइवरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 28 नवंबर 2018 के रात्रि के वक्त। दरअसल 28 तारीख को संतोष की नाइट की ड्यूटी होती है। करीब 8 बजे के आसपास अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, लेकिन अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास ही अपने घर पे पहुंच जाता है। सुबह के 5 बजे के आसपास जब अपने घर पे पहुंचता है, तब तक उसकी पत्नी और उसके तीनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। संतोष अपनी पत्नी से दरवाज़ा खुलवाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है, जब अपने घर के अंदर एंट्री करता है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। इधर गुड़िया को जब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर गुड़िया के तीनों बच्चे भी उठ जाते हैं। संतोष का बड़ा बेटा कृष्णा जब अपनी माँ को पिटते हुए देखता है, अपने घर से काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है और पड़ोस की रहने वाली रेखा निषाद से जाकर के कहता है कि दरअसल पापा मम्मी की बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं, आप जल्दी से चलिए। रेखा जब संतोष के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि संतोष अपनी पत्नी को लहूलुहान कर चुका है। लेकिन इससे पहले कि रेखा कुछ कर पाती, संतोष अपने घर के अंदर से एक फावड़ा उठा करके लाता है और उससे अपनी पत्नी के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से गुड़िया की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। गुड़िया की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से संतोष वहाँ से भागता भी नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी की ही डेड बॉडी के बगल में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। रेखा जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है, तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ जब संतोष के घर पे पहुंचती है, इस पूरे वारदात के बारे में रेखा से पूछताछ करती है। रेखा भी अपनी पूरी कहानी पुलिस को बता देती है कि मेरे सामने ही गुड़िया की हत्या उसके पति संतोष ने किया है। रेखा जैसे इस तरह की बातें कहती है, पुलिस सबसे पहले रेखा के ही तहरीर पे डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर संतोष को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर संतोष से उसकी पत्नी गुड़िया के हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पर संतोष जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 10 साल पहले। संतोष के पिता का नाम है कल्लू निषाद। कल्लू निषाद जो वाराणसी के बड़ा गांव के रहने वाले हैं। कल्लू निषाद के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 1 बेटी। कल्लू निषाद जो अपने बच्चों के साथ ही खेती किसानी का काम करता है। कल्लू निषाद के जब सारे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, सबकी शादी भी कर देता है। कल्लू निषाद अपने सबसे छोटे बेटे संतोष की शादी गुड़िया से करता है। गुड़िया के पिता का नाम है रघुवीर निषाद, जो जिला गाजीपुर के सुहावल गांव का रहने वाला है। गुड़िया जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। संतोष जब गुड़िया से शादी कर अपने घर लेकर आता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। लेकिन कल्लू निषाद जब अपने सारे बच्चों की शादी कर देता है, उसके बाद से कल्लू निषाद के सारे बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। जब सारे बच्चे अपने माता पिता को रहते ही अलग हो जाते हैं, उसके बाद से कल्लू निषाद के पास भी जितनी भी ज़मीनें होती है, ईमानदारी से सारे बच्चों के बीच में बराबरी का बंटवारा कर देता है। संतोष के हिस्से में जो भी ज़मीनें मिलती हैं, उन्हीं ज़मीनों में खेती किसानी कर अपने पत्नी के साथ गुजारा करने लगता है। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, संतोष के 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 1 बेटा और 2 बेटियां। संतोष के घर में जब 3 बच्चे आ जाते हैं, उसकी घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए एक दिन गुड़िया अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुम ये खेती किसानी का काम छोड़ दो और शहर में जाकर कोई नौकरी करो। संतोष को भी अपनी पत्नी की सुझाव काफ़ी पसंद आ जाती है और फिर एक नौकरी की तलाश में कानपुर शहर में जाता है। कानपुर शहर में जाने के बाद जब थोड़ी बहुत मुशक्क़त करता है, आखिरकार उसे एक ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है।
जैसे ही नौकरी मिल जाती है, इसी कानपुर के अरमापुर इलाके में एक किराए का कमरा ले लेता है और फिर अपनी नौकरी करने लगता है। ठीक ठाक जब पैसे कमाने लगता है, 2-4 दिन की कभी कभी छुट्टी लेकर अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए घर पे भी आने लगता है। पर एक दिन संतोष जब अपनी पत्नी और बच्चों से मुलाकात करने के लिए गांव में जाता है, गुड़िया अपने पति को समझाते हुए कहती है कि बच्चे यहाँ पे रहकर बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे और बच्चों को अपने साथ लेकर के चलो। संतोष अपनी पत्नी की बात ही नहीं मानता है, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कानपुर शहर में आ जाता है और फिर इसी अरमापुर इलाके के एक सरकारी स्कूल में अपने बच्चों की दाखिला भी करा देता है। वहाँ से अपनी नौकरी करने लगता है और अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा भी करने लगता है। इधर संतोष जब ड्राइवरी की नौकरी करता है, इसी दौरान संतोष की मुलाकात राजू से होती है। राजू जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो रतनपुर में रहता है। वैसे तो राजू इटावा के अजीत मल गाँव का रहने वाला है, लेकिन राजू के माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। राजू के 2 भाई तो हैं, लेकिन राजू का अपने भाइयों से नहीं बनता है, इसी कानपुर में अकेले रहकर अपनी नौकरी करता है। इधर संतोष और राजू की जब मुलाकात होती है, दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन संतोष राजू से कहता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए तुम्हें शाम के वक्त मेरे घर पे आना होगा। शाम के वक्त राजू जब संतोष के घर पे जाता है और जब पहली बार उसकी पत्नी गुड़िया को देखता है, तो गुड़िया की खूबसूरती देख उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल राजू पहली नज़र में ही गुड़िया को पसंद कर लेता है। हालांकि राजू और गुड़िया के बीच उम्र में लगभग 10 सालों का फासला होता है, लेकिन राजू जब गुड़िया को पसंद कर लेता है, उसके बाद से अब उसके नज़दीक जाने के लिए अक्सर उसके घर पे आना जाना शुरू कर देता है। चूँकि राजू और गुड़िया के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन राजू हंसी मजाक में ही गुड़िया को कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनने के बाद गुड़िया को भी समझने में देर नहीं लगता कि राजू उससे चाहता क्या है। दरअसल इधर गुड़िया भी कहीं ना कहीं राजू को पसंद करने लगती है और आखिरकार जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन राजू और गुड़िया के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। राजू और गुड़िया के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से राजू गुड़िया से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है। पर दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी संतोष को कभी मालूम ही नहीं चलता है। पर जैसे ही 3 से 4 महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं संतोष के पड़ोसियों को उसकी पत्नी को लेकर शक हो जाता है। एक दिन पड़ोसी संतोष से कहता है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे ही दोस्त राजू के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें कहता है, जब संतोष अपने घर पे जाता है, सबसे पहले इस बारे में अपनी पत्नी से बातचीत करता है। गुड़िया भी तिरिया चरित्र का खेल खेलते हुए अपने पति से कहती है कि दरअसल पड़ोसी हमारी खुशी से जल रहे हैं। राजू जब हमारे घर पे आता है, हमारे बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आता है, जो शायद पड़ोसियों को पसंद नहीं है, इसलिए वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़िया जब इस तरह की बातें कहती है, संतोष को भी अपनी पत्नी की बातों पर यकीन हो जाता है। लेकिन उसके बाद से गुड़िया अब सतर्क रहने लगती है। राजू को जब भी अपने घर पे बुलाती है, अपने घर के पीछे के दरवाजे से बुलाती है। समय जब धीरे धीरे गुजरना शुरू होता है, एक दिन राजू और गुड़िया जब संतोष के घर के अंदर ही एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं, उसी वक्त संतोष अपने घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, राजू को देखता है। राजू तो वहां से भाग जाता है, लेकिन संतोष अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी वक्त ही अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को हमेशा के लिए गाँव में भेज देता है। इधर गुड़िया गांव में तो आ जाती है, लेकिन बावजूद इसके राजू से बातचीत करना बंद नहीं करती है, पर दोनों की कभी मुलाकात नहीं हो पाती है। इसीलिए गुड़िया अब राजू के ऊपर दबाव डालने लगती है कि तुम कैसे भी करके संतोष से बातचीत करो और मुझे वहां पर बुलाओ। इस प्रकार से राजू के ऊपर दबाव डालती है कि एक दिन राजू जाकर के संतोष से मुलाकात करता है और सीधे उसका पैर पकड़ लेता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए कहता है कि बस एक बार मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। लेकिन संतोष को राजू के बातों पे यकीन नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, एक दिन संतोष की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद से राजू ही संतोष को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में संतोष एडमिट हो जाता है। हॉस्पिटल में जब एडमिट हो जाता है, उसके बाद से राजू संतोष को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब है, अगर वाकई में तुम जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हो, अपनी पत्नी को यहाँ पर बुला लो। जब इस तरह की सुझाव देता है, संतोष भी राजू की बातों में आ जाता है और अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, जल्दी से बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाओ।
जैसे इस तरह की बातें कहता है ये सुनकर गुड़िया भी खुश हो जाती है और तुरंत ही अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। लेकिन जब अपने पति के पास पहुंचती है, इधर संतोष हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब अपने घर पे जाता है, उसके बाद से राजू भी अपना वादा तोड़ देता है। दरअसल फिर से पहले के जैसे ही राजू और गुड़िया एक दूसरे से फ़ोन के जरिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद जैसे ही संतोष ठीक हो जाता है, 28 नवंबर 2018 को रात्रि के वक्त संतोष का ड्यूटी होता है। इसीलिए करीब 8 बजे के आसपास अपने घर से ड्यूटी के लिए निकल जाता है। लेकिन संतोष जैसे ही इधर अपने घर से निकलता है, गुड़िया राजू के नंबर पर फ़ोन करती है और राजू से कहती है कि मेरे पति का नाइट का ड्यूटी है, इसलिए वो रात भर घर पे नहीं रहेंगे, तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम पूरी रात मज़े करेंगे। जैसे इस तरह की बातें कहती है सुनकर राजू भी एकदम से खुश हो जाता है और करीब 9 बजे के आसपास संतोष के घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही घर पे पहुंचता है, इधर गुड़िया अपने तीनों बच्चों को खाना वाना खिलाकर दूसरे कमरे में सुला देती है और फिर राजू को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। चूँकि दोनों को मुलाकात किए हुए काफ़ी समय हो चुका था, दोनों अपने प्यार में इस प्रकार से डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है। इधर संतोष जब रात्रि के वक्त ड्यूटी करने के लिए आता है, रात्रि में अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और अगली सुबह करीब 5 बजे के आसपास ही अपने घर पे पहुंच जाता है। लेकिन संतोष जब अपने घर पे पहुंचता है, उस वक्त उसकी पत्नी और सारे बच्चे भी गहरी नींद में सो रहे थे। संतोष जब जाकर के दरवाज़ा खुलाता है और आवाज़ लगाता है, उसकी आवाज़ सुनकर गुड़िया एकदम से डर जाती है क्योंकि उस कमरे में राजू भी मौजूद था। कैसे भी डरते हुए जब दरवाज़ा खोलती है, इधर संतोष जब अपने सामने राजू को देखता है, राजू फिर से वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन संतोष इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। गुड़िया जब अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसका बड़ा बेटा कृष्णा जग जाता है और अपनी माँ को जब पीटते हुए देखता है, बाहर जाकर के पड़ोसन रेखा निषाद को बुला कर लाता है। लेकिन रेखा जैसे ही संतोष के घर के अंदर एंट्री करती है, संतोष अपने ही घर के अंदर से एक फावड़ा उठा कर लाता है और उससे अपनी पत्नी के सर पे काफ़ी जोर से प्रहार कर देता है, जिसकी वजह से गुड़िया की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। वाकई में संतोष जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस वालों से ये भी कहता है कि साहब, मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे अपने किए पे कोई अफसोस नहीं है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। चूँकि संतोष ने अपनी पत्नी की हत्या किया था, इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद से संतोष के तीनों बच्चे अपने नाना नानी के पास चले जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।